मार्कर में कहीं वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। नर्सिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। अभिनंदन। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवाया था आज पीजीआई चंडीगढ़ के द्वारा। टोटली हमारे पास अप्रॉक्स 57 to 60 पोस्ट थी। उस पेपर के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंपली कुछ क्वेश्चंस हमें अरेंज हुए हैं, बाकी कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है, जो आपके सामने वन बाय वन मेंशन करेंगे हम यहाँ पे। सेकंड थिंग, यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चंस के सारे ऑप्शन हमने मेंशन नहीं किए हैं। जो क्वेश्चंस का एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट था वो, और उसके साथ में उसका स्पेसिफिक आंसर, ऐसे मेंशन करके हमने डिस्कस किया था। साथ में आपकी तरफ से भी कुछ अगर आपको क्वेश्चंस याद आ रहा, आपने पेपर दिया हो तो जरूर वहां पे आप ऐड करते रहिएगा। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग। भानु, सहदेव, यश, पांचाल, बबीता, मौनी, हनुमान जी, सभी को गुड इवनिंग। ओके, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो क्लास है इसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं आज के पेपर से रिलेटेड। टोटली जो पेपर के अंदर क्वेश्चंस थे वो 100 क्वेश्चंस थे और 100 ही मार्क्स का था। 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी यहाँ पे। और ये टोटल नर्सिंग बेस्ड पेपर था। काफी अच्छा और सेटल्ड पेपर आया था, क्योंकि पीजीआई अपना हमेशा लेवल मेंटेन करता है और उसी स्टैंडर्ड के साथ और उसी लेवल के साथ आज भी पेपर यहाँ पे रखा था। मेरे साथ है मेरे साथ ही अरुण सर वो, और हम दोनों मिलके डिस्कस करेंगे टोटली पेपर को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। सर वेलकम। चलो वन बाय वन हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक था कि मस्कुलो स्केलेटल। अच्छा, एक बेसिक चीज और डिस्कस करते हैं। एक मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआईटी, इनका वेटेज ज्यादा था। साथ में गायनी का पोर्शन भी ज्यादा था। रिसर्च और मैनेजमेंट के टोटली 2 क्वेश्चंस थे, और इसके अलावा साइकेट्रिक के भी 2 क्वेश्चंस थे। तो ये जो बाकी वाले सब्जेक्ट थे इनके थोड़े कम क्वेश्चंस थे। मेड सर्च, फंडामेंटल और गायनिक और कम्युनिटी, कम्युनिटी का भी काफी ज्यादा वेटेज था। चलिए वन बाय वन सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पोजीशन आफ्टर अबव नी एम्पुटेशन। एक सिंपल क्वेश्चन था कि पेशेंट को अबव न्यू एम्पुटेशन हुआ है और आफ्टर एम्पुटेशन, जस्ट आफ्टर एम्पुटेशन ऐसा मेंशन था, तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे। तो हमेशा जब भी हम पढ़ते हैं कि एम्पुटेशन के फर्स्ट 24 आवर्स में, एम्पुटेशन के फर्स्ट 24 आवर्स में हम जो पोजीशन देते हैं पेशेंट को, स्टम्प की हमेशा पोजीशन जो रखते हैं वो एलिवेट करके रखते हैं। फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर स्टम्प को हमेशा रखते हैं एलिवेट, और जो पेशेंट होता है उस पेशेंट की पोजीशन सुपाइन रहती है। मींस पेशेंट सीधा लेटेगा, और इसके साथ में जो फुट एंड बोल सकते हो हम, या जो स्टम्प है हमारा, वो जनरली क्या रहता है, एलिवेटेड रहता है, ताकि इनिशियली क्या होगा, ग्रेविटी बनेगी और ग्रेविटी से वीनस रिटर्न बढ़ेगा और पर्टिकुलर साइड पे एडिमा का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एडिमा फॉर्मेशन नहीं होगा तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम जैसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने की पॉसिबिलिटीज आर देयर। ओके, तो इसका बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। एक दो ऑप्शन और भी थे, प्रॉन पोजीशन वगैरह और लेफ्ट लेटरल वगैरह, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। तो सिंपली बाकी का पोजीशन से कोई रिलेशन इसका नहीं है। हेमरेज, एडिमा, इनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को सुपाइन, सुपाइन में सीधा लिखा हुआ लाई ऑन बैक विद स्टम्प एलिवेटेड बाय यूजिंग पिल्लो। अच्छा, कई बार पिल्लो ऑप्शन में मिलता है, कई बार पिल्लो ऑप्शन में नहीं मिलता है। डायरेक्टली आपका क्वेश्चंस के अंदर मिल जाता है कि फुट एंड ऑफ बेड को एलिवेट करो। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन था, तो दिस वन इज करेक्ट आंसर। जिसने भी ये एग्जाम अटेम्प्ट किया हो तो अपना साथ में देख सकते हैं पेपर का सॉल्यूशन अपने हिसाब से। चलिए अनदर क्वेश्चन जो आया था वो भी ये क्वेश्चन था मस्कुलो स्केलेटल का। हाँ, गुड इवनिंग स्नेहा। चलिए, रसेल ट्रैक्शन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, एक ट्रैक्शन का क्वेश्चन था कि पेशेंट को रसेल ट्रैक्शन लगा हुआ है, तो रसेल ट्रैक्शन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक सिंपल, रसेल ट्रैक्शन में क्या होता है, रसेल ट्रैक्शन बग्स के जैसा ही होता है। पेशेंट इसमें भी सुपाइन पोजीशन में रहता है, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा रहता है वो ये रहता है,
जो नी जॉइंट है, इस नी जॉइंट के यहाँ पे सपोर्ट लगा हुआ रहता है, और सपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, स्लिंग शब्द यूज करते हैं। तो रसेल ट्रैक्शन के अंदर एक्स्ट्रा क्या चीज होती है, रसेल ऑलमोस्ट आपका बक्स जैसा है, लेकिन रसेल को अलग से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो जो नी जॉइंट है, नी जॉइंट के वहां पे रसेल ट्रैक्शन के अंदर क्या लगी हुई रहती है, स्लिंग यानी कि सपोर्ट लगा हुआ रहता है, और ये इजीली आपका अलग से आइडेंटिफाई हो जाता है। और ये यूज किया जाता है किसके अंदर, फ्रैक्चर ऑफ फीमर के अंदर। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर मेंशन किया है, वो है स्लिंग एट नी जॉइंट या बिहाइंड नी, ये ऑप्शन था। तो जनरली ये इसका अलग से आइडेंटिफिकेशन है जो हम इसका करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन था नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका आया था प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन। ओके, बेसिकली क्वेश्चंस की लाइन और स्टेटमेंट इतना ही नहीं था, बट उन दो तीन लाइन के अंदर जो कंक्लूजन निकल के आ रहा था कि पर्टिकुलर वो पूछना किसके बारे में चाह रहा था, उन लाइनों को हमने मेंशन किया है, और साथ में हमने उसका आंसर पुट किया है। तो प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन बाई, पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है और साथ में हम जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है उसका एक्सटर्नल रोटेशन कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो हम एक्सटर्नल रोटेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, ट्रोकेंट्रिक रोल यूज करते हैं। अच्छा, ट्रोकेंट्रिक रोल का प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज एक्सटर्नल रोटेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो ट्रोकेंट्रिक रोल यूज करते हैं वो हमेशा कहाँ पे प्लेस करते हैं, थाई वाले लेवल पे प्लेस करते हैं, ताकि बाहर की साइड में रोटेशन नहीं हो। और जनरली ये हम यूज करते हैं या तो फीमर के फ्रैक्चर के लिए, या फिर THR वाले जो पेशेंट होते हैं जिनमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट होता है, दैट टाइम हम ये यूज करते हैं। गुड इवनिंग सुमन। हाँ यस दीपाली, हिप सर्जरी के अंदर मेनली यूज करते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर था कि ट्रोकेंट्रिक रोल यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, बट कहाँ पे करेंगे, तो थाई वाले लेवल पे करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर मेंटेन्ड बाई, फंक्शनल हीलिंग बोलो, या हम इसको बोल सकते हैं कि क्लिनिकल यूनियन बोलते हैं, कि फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर होने के बाद जो फ्रैक्चर की हीलिंग है वो हीलिंग हम कैसे मेंटेन करेंगे, क्लिनिकल या नॉर्मल हीलिंग कैसे होगी। तो हमेशा जब भी पेशेंट को फ्रैक्चर होता है, इमीडिएट आफ्टर फ्रैक्चर पहली जो प्रायोरिटी रहती है नर्सिंग की, वो रहता है उस एक्सट्रीमिटीज को इमोबिलाइज रखना होता है। तो इमोबिलाइजेशन के साथ साथ में उसका अलाइनमेंट भी मेंटेन करना होता है, ताकि जो हीलिंग है वो प्रॉपर हो, मीन्स नॉर्मल जगह पे वापस पहुंच जाके हीलिंग हो, जिसको हम क्लिनिकल यूनियन भी बोलते हैं। तो फंक्शनल हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर किसके द्वारा मेंटेन करेंगे, सिंपली उस एक्सट्रीमिटीज को क्या करो, इमोबिलाइज करो और उसको अलाइनमेंट में मेंटेन करो। ये इसका करेक्ट आंसर था। जिसने भी पेपर दिया एक बार अपना आंसर चेक करें, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर था। इधर उधर मूव करवाने से और कुछ इंटरवेंशन करने से प्रॉपर जो हीलिंग है वो नहीं पॉसिबल होती है। चलिए जितने भी नेक्स्ट SNO के एग्जाम होने वाले हैं, अगर उनकी कोई प्रिपरेशंस कर रहा है तो काफी अच्छा लेवल आता है। हालांकि उतना लेवल का कंपटीशन नहीं होता है जितना हम नाम के लिए सोचते हैं, क्योंकि एक टाइम आते आते हम सब लोगों का जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। किसी का एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है तो किसी का एक पॉइंट वीक रहता है, एवरेज जाके मेरिट वहीं पे रहनी है। तो थोड़ा पेपर इजी और टोटली नर्सिंग के बेसिस पे सोच के ये ना सोचे कि थोड़ी इसकी मेरिट ज्यादा जाएगी, नॉट पॉसिबल। मेरिट एवरेज जो जाती है 70-72 अप्रोक्स, इस रेंज में हमेशा बाकी के एग्जाम की भी रहती है, तो इसकी भी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्लूकोमा का क्या कॉम्प्लिकेशन है। एक पेशेंट है ग्लूकोमा, ग्लूकोमा के अंदर आईओपी बढ़ जाता है, और जब भी आईओपी बढ़ता है, क्योंकि आईओपी हमेशा प्रोग्रेसिवली होता है, मीन्स धीरे धीरे बढ़ेगा, और ग्लूकोमा वाले पेशेंट में जो विजन लॉस हो जाता है उसको हम रीगेन नहीं कर पाते हैं। तो धीरे धीरे बीमारी जब बढ़ती जाती है तो आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पेशेंट को टोटली ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो देयर इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ग्लूकोमा इज द ब्लाइंडनेस, साफ साफ मेंशन था। एक दो ऑप्शन और भी थे, रेटाइनल डिटेचमेंट वगैरह, एक यूवाइटिस करके भी ऑप्शन था जो इससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं थे। करेक्ट आंसर इसका क्या है, ब्लाइंडनेस इज करेक्ट आंसर। चलिए बाकी का भी ऐसा कोई पेपर घुमा के दिया हुआ हो ऐसा भी कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट सीधा सीधा किसी पर्टिकुलर डिजीज के बारे में पूछा है, पर्टिकुलर इंटरवेंशन के बारे में पूछा है, तो सिंपल सीधी भाषा में उसने क्वेश्चंस को मेंशन किया और उसका आंसर आपसे पूछा था, और इसके अलावा एडिशनल कुछ चीजें नहीं मांगी थी, मीन्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ग्लूकोमा कॉम्प्लिकेशन इज द ब्लाइंडनेस। ओके, नेक्स्ट एक बहुत आसान क्वेश्चन है,
अग्रेन्युलोसाइटोसिस। ये एक सिंपल साधारण बोल दो, है ना, बहुत आसान शब्द है, लेकिन कई बार लोग इसके साथ में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसमें जो पीछे शब्द लगा हुआ ना साइटोसिस, इसके साथ में मार खा जाते हैं। साइटोसिस का मतलब ऐसे होता है बढ़ना, है ना, इंक्रीज होता है। जैसे ये ब्लड सेल्स आपकी होती है, जैसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, प्लेटिलेट्स का बढ़ना होता है। ओके, सेम यहाँ पे भी साइटोसिस शब्द मेंशन है, बट इस साइटोसिस का मतलब इंक्रीज नहीं है। यहाँ पे ये शब्द आया यहाँ से अग्रेन्युलोसाइटोसिस, इसका मतलब होता है डब्ल्यूबीसी का काउंट डिक्रीज होना। डब्ल्यूबीसी का काउंट डिक्रीज होना। तो डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी हमारी ब्लड सेल्स है जो इम्यूनिटी देती है, प्रोटेक्शन करने का काम करती है। जब डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाएगी तो क्या होगा? इम्यून पावर बॉडी का वीक हो जाएगा। इम्यूनो सप्रेसेंट बोल दो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बोल दो। दैट टाइम हमेशा किस चीज का रिस्क रहेगा? रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज इंक्रीज और ग्रेटर बोलेंगे। बाकी के भी एक दो ऑप्शन थे। एक आपका ब्लीडिंग का था, एक स्मॉल रेडिश स्पॉट्स, वो भी किसका इंडिकेटर है? ब्लीडिंग का ही इंडिकेटर है। मींस ब्लीडिंग वाले जनरली कौन इंडिकेट करता है? प्लेटिलेट्स का इंडिकेटर है, तो वो इससे रिलेटेड नहीं थे। ये था आपका सिर्फ डब्ल्यूबीसी का। और इसका करेक्ट आंसर क्या था? यस, नाडीर। नाडीर इज द सीवियर बोन मेरो सप्रेशन बोलते हैं हम, है ना, सीवियर इम्यून पावर का सप्रेस होना, दैट इज द नाडीर। हाँ, बोल सकते हो आप। ये बेसिकली सब ज्यादा यूज किया जाता है कीमोथेरेपी के अंदर। पेशेंट जो कीमो लेते हैं ना, कीमो में लेट जाके, क्योंकि कीमो क्या करवाता है? बोन मेरो सप्रेशन करवाता है। बोन मेरो सप्रेशन करवाता है। जब बोन मेरो सप्रेशन होगा तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सारा ब्लड सेल्स कम होगा, तो उनको हम बोलते हैं। ओके, हाँ, ऑन को पेशेंट कीमो देंगे सिंपली। नेक्स्ट आइएगा, इसका करेक्ट आंसर है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन था। इंडियन ओरिजिन ऑफ मेडिसिन, कुछ मेडिसिन किस मेडिसिन सिस्टम के नाम मेंशन थे, उनमें से इंडियन ओरिजिन का क्या होता है? इंडियन ओरिजिन इज द सिद्धा। सिद्धा इज द करेक्ट आंसर। आयुर्वेदा भी आयुर्वेदा भी इंडियन है, और एक यूनानी भी है। तो मेनली जो ऑप्शन था वो था आपका सिद्धा। करेक्ट आंसर आपका क्या है यहाँ पे? सिद्धा इज द करेक्ट आंसर। इंडियन ओरिजिन ऑफ मेडिसिन कौन सा इनमें से? तो ये है। चलिए, एक ही क्वेश्चन था, ये काफी सारे लोगों के गलत होगा। क्वेश्चन सिंपली मेंशन था कि स्पेसिफिसिटी इंडिकेट अबाउट। दो कॉमन शब्द आते हैं, एक आता है स्पेसिफिसिटी और एक आता सेंसिटिविटी। स्पेसिफिसिटी और दूसरा आता सेंसिटिविटी। ओके, ये जो सेंसिटिविटी होता है इसको बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव। ये आपका होता है ट्रू पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव है। और वो है ट्रू नेगेटिव। चलिए, सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कितने पर्सन है जो एक डिजीज से अफेक्टेड है, और कितने हैं जो अफेक्टेड नहीं है, दैट आर द स्पेसिफिसिटी। और जो स्पेसिफिसिटी वो किसको इंडिकेट करता है? तो ऑप्शन में था ट्रू नेगेटिव। कुछ ऐसे ही ऑप्शन थे। नॉर्मल सीवीपी भी पूछा था, हाँ, नॉर्मल सीवीपी भी पूछा था, बता देंगे। चलिए, ट्रू नेगेटिव, पर्सन नॉट हैविंग डिजीज एंड टेस्ट इज ऑल्सो नेगेटिव। पेशेंट को डिजीज नहीं, पर्सन को डिजीज नहीं है और उसका टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है, दैट आर द ट्रू नेगेटिव बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये था। चलिए, नेक्स्ट आइएगा। नेक्स्ट आता नॉर्मल सीवीपी। चलिए, ये आपका क्वेश्चन आ गया। नॉर्मल सीवीपी में एक्चुअली चार ऑप्शन थे। उनमें से एक ऑप्शन था 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, और ये दो ऑप्शन में मेंशन था। तो वैसे तो 5 to 10 को आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि जब दो चीजें दो ऑप्शन, एक चीज दो ऑप्शन के अंदर है, दैट मीन्स वो पॉसिबल नहीं होगा। तो दूसरा जो ऑप्शन था, दैट इज द 5 to 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ये आपका करेक्ट है। चलिए, तो 5 to 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर हो गया। ये नॉर्मल सीवीपी है। और भी काफी सारे क्वेश्चन थे कार्डियो के। चलिए, दूसरा एक था कि सुलिवान इंडेक्स किस में यूज करते हैं? सुलिवान इंडेक्स किसके लिए यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं? ये बेसिकली इंडेक्स, इस इंडेक्स का दूसरा नाम यही होता है डिसएबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये बोलते हैं। तो जनरली बिना डिसएबिलिटी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है उसको मेजर करने के लिए, उसके लिए इंडेक्स है, उसको बोलते हैं सुलिवान इंडेक्स बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आता है, इसके अलावा कॉमन क्वेश्चन है, सबने कही सही किया होगा, दैट इज द हर्ड इम्यूनिटी नॉट डेवलप्ड अगेंस्ट। काफी सारी डिजीज दे रखी थी, उनमें से एक ये था कि हर्ड जो इम्यूनिटी है वो इनमें से किस किसके लिए डेवलप नहीं होती है? जनरली टेटनस के लिए नहीं होती है। काफी इंपॉर्टेंट और काफी बेसिक क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम के अंदर ये रिपीट होता है। हाँ, टेटनस के लिए हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट
इसके अलावा होता है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था और नया भी है। सिकनेस एब्सेंटिज्म इंडिकेट, सिकनेस एब्सेंटिज्म किसको इंडिकेट करता है? तो नाम से क्लियर लग रहा है, सिकनेस मीन्स आपका बीमारी हो गया और एब्सेंटिज्म उसके कारण। तो जनरली एक पूरा इंडेक्स है, सिकनेस एब्सेंटिज्म बोलते हैं। ये बताता है आपको हेल्थ स्टेटस ऑफ वर्कर्स, किसी इंस्टीट्यूट किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स है आपके, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, उनको बताता है कौन, दिस सिकनेस, सिकनेस एब्सेंटिज्म बताता है। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ये था, हेल्थ स्टेटस ऑफ वर्कर। एक क्वेश्चन ये था, ग्लोबल इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया, इंडिया के अंदर टीबी का कितना ग्लोबल इंसिडेंस है? तो बेसिकली ये है आपका 28%। इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में 28, 13, 51 ऐसे कुछ ऑप्शन में थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 28%, जो कि हाईएस्ट है ट्यूबरक्लोसिस का इंडिया में। ओके, नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ था, ये काफी लेंथी क्वेश्चन था। पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ था, फ्रैक्चर का प्राइमरी मैनेजमेंट के लिए हमने पीओपी लगाया है, प्लास्टर कास्ट लगाया है। जस्ट आफ्टर पीओपी यानी कि प्लास्टर कास्ट के लगाने के बाद इनमें से नर्स किसके बारे में असेस करेगी? एक ऑप्शन आपका वहां पे कलर था और दूसरा मूवमेंट, और एक दो ऑप्शन और भी थे। तो इनिशियली हमेशा पहला तो एक शब्द मेंशन था वहां पे कि टो का क्या देखेगी वो, तो हमेशा वो पहले मूवमेंट देखना होता है हमें। पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाने के बाद, कास्ट अप्लाई करने के बाद में फर्स्ट ऑलवेज असेस करना है क्या, मूवमेंट, की मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें न्यूरोवेस्कुलर इंटेक्टनेस को देखना है। न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट इज मस्ट, क्योंकि प्लास्टर के बाद में सबसे ज्यादा रिस्क होता है न्यूरोवेस्कुलर इंपेयरमेंट होने का, क्योंकि आपका कास्ट जैसे जैसे ड्राई होता जाएगा वैसे वैसे कास्ट हार्ड होगा, और अंदर अगर एडिमा वगैरह होगा तो उसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा, और कंपार्टमेंट का प्रेशर बढ़ने से कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाएगा, जिसके कारण 5P साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, अ, पहले हम क्या चेक करते हैं, मूवमेंट चेक करेंगे। फर्स्ट इज ऑलवेज मूवमेंट, मूवमेंट चेक करेंगे। देन करेक्ट आंसर था इसका मूवमेंट, मूवमेंट ही चेक करेंगे उसका। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, आ जाओ सर। चलिए, एक पेशेंट है, 3 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसके अंदर मॉन्टेक्स टेस्ट किया है, और जो इन ड्यूरेशन बना है वो कितने एमएम का बना है, 10 mm का बना है। तो हमेशा 10 mm वाला पॉजिटिव नहीं होता है, मोर देन 10 होगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव कैटेगरी में आएगा। इसमें सिर्फ कितना मेंशन था, 10 मेंशन था। जब 10 मेंशन है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इनकॉन्क्लूसिव बोलते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर दैट इज इनकॉन्क्लूसिव। नेक्स्ट, ये कॉमन अच्छा क्वेश्चन है, अटेक्सिया के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो रॉम्बर्ग टेस्ट करते हैं। पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में मेंटेन करते हैं, उसके बाद में उसका कोऑर्डिनेशन गेट चेक करते हैं। जनरली सेरिबेलर फंक्शन के लिए, सेरिबेलर जो स्टेटस है उसको देखने के लिए हम करते हैं। सो रॉम्बर्ग टेस्ट इज द अटेक्सिया। अगर रॉम्बर्ग टेस्ट पॉजिटिव है दैट मींस देयर इज लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बिगड़ा हुआ बोलते हैं उसको, वो होता है। सेफ्टी इज प्रायोरिटी कंसर्न ऑलवेज, इस टेस्ट के साथ में हमेशा सेफ्टी का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि रिस्क ऑफ इंजरी, पेशेंट का अगर अटेक्सिया होगा, पेशेंट फॉल हो सकता है तो इंजरी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट, साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें हमें 2 ऑप्शन मिले, एक ऑप्शन और था जो काफी अच्छा ऑप्शन भी था और अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी कर रहा था। नहीं, पॉजिटिव मोर देन 10 होगा पूजा। चलिए, साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया का साइन पूछा था। हाइपोग्लाइसीमिया में जनरली एक तो ब्लर विजन होगा, दूसरा वीकनेस वगैरह। अगर आपको एक ऑप्शन और याद आ रहा है तो जरूर बताइएगा। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया के साइन पूछा था। थोड़ा सा 2 ऑप्शन के अंदर कंफ्यूजन था, बाकी 2 तो पहले ही एलिमिनेट हो रहे थे क्योंकि वो अलग ही ऑप्शन दिख रहे थे। चलिए, सो ब्लर विजन और वीकनेस दैट आर द साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, और भी कुछ क्वेश्चन है। इंटरवेंशन फॉर इंक्रीज आईसीपी, इंक्रीज आईसीपी में क्या इंटरवेंशन होगा? पेशेंट जिसको आईसीपी बढ़ा हुआ था, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेड ऑफ बेड को एलिवेट करके रखेंगे, है ना। तो ये था आपका, यस, गुड इवनिंग बंधु।
पेशेंट को क्या करेंगे, हेड ऑफ बेड एलिवेट करेंगे 30 डिग्री, ताकि आईसीपी वाले में यही रहता है पेशेंट की पोजीशन, हेड ऑफ बेड को एलिवेट करना होता है। कभी भी हम ट्रेंडलनबर्ग पोजीशंस वगैरह नहीं देते हैं। लो हेड लाइंग पोजीशंस हमेशा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है विद दिस पेशेंट। तो सिंपली डायरेक्ट क्वेश्चन था, पेशेंट को इंक्रीज आईसीपी है, कौन सी पोजीशन में पेशेंट को रखेंगे? तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज द हेड एंड ऑफ बेड को क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे कितना, 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट, एक आई का और क्वेश्चन आया था, दैट इज हेलोस अराउंड लाइट। एक पेशेंट है जिसको कैटरेक्ट एक्सट्रैक्ट हुआ है, मींस कैटरेक्ट की सर्जरी हुई है। जस्ट आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी हाँ, आपने वैसे एक बार और इसको देखेंगे, मेरे हिसाब से पॉजिटिव मोर देन 10 mm है। चलिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है कि आपके पास कुछ डेटा और हो, कुछ अगर ऐसा कुछ आउटपुट है तो जरूर बताइएगा, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। कफिंग और ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं बताना है सर? यस, वो एक्चुअली वो भी जरूरी है, बट मेनली जो है वो पोजीशन इज मस्ट। पहले हम पोजीशंस के बारे में बोलेंगे। तो पोजीशन जरूरी है उसके अंदर, इनकीज आईसीपी में जो ऑप्शन जाएगा वो पोजीशन वाला पहले जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन है कि पेशेंट को कैटरेक्ट सर्जरी हुई है, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद में हेलोज अराउंड लाइट की कंप्लेंट कर रहा है। मीन्स हेलोज अराउंड लाइट हमेशा किसका फाइंडिंग है, ग्लूकोमा का फाइंडिंग है। जब भी हम ग्लूकोमा पढ़ते हैं तो जो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है उसके अंदर हेलोज अराउंड लाइट आर फीचर्स, तो वो सिंपली क्वेश्चन था कि इनमें से ये जो फीचर है किसको इंडिकेट कर रहा है। तो कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद में भी पेशेंट को ग्लूकोमा हो सकता है। हाँ, फर्स्ट पोजीशन, तो इसका भी करेक्ट आंसर था इंक्रीज आईओपी। इंक्रीज आईओपी का मतलब ग्लूकोमा। हेलोज अराउंड लाइट किसका फीचर है, ग्लूकोमा का। तो ग्लूकोमा में होता क्या है, आईओपी बढ़ता है, सिंपल। चलिए, एक क्वेश्चन ये आया था आपका, पेरिटोनाइटिस फीचर एक्सेप्ट। मोस्ट प्रोबेबली सारे ऑप्शन यही है मेरे हिसाब से। ओके, पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस के दो क्वेश्चंस बने थे। एक क्वेश्चन आया था कि पेशेंट है जो बेसिकली पेरिटोनियल डायलिसिस पे है, तो उसका कॉम्प्लिकेशंस पेरिटोनाइटिस होता है। दूसरा था कि पेरिटोनाइटिस में से पेरिटोनाइटिस वाले पेशेंट के अंदर इनमें से कौन सा फीचर्स नहीं होता है। तो जनरली पेरिटोनाइटिस है तो पेन अब्डोमन, अब्डोमिनल डिस्टेंशन और कॉन्स्टिपेशन आर देयर, बट बोवेल साउंड इंक्रीज नहीं होती है। जनरली हम बोलते हैं डिक्रीज बोवेल साउंड वगैरह। तो ये था आपका, ए इज द करेक्ट आंसर, इंक्रीज बोवेल साउंड। नेक्स्ट, एडिशनल कैलोरी रिक्वायर इन प्रेगनेंसी। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन थे, कैलोरी रिक्वायरमेंट, कितना हमें कैलोरी सप्लीमेंट देता है प्रेगनेंसी के अंदर। तो वैसे तो हम पढ़ते हैं हाँ, इंक्रीज बॉयल साउंड, वो एक्सेप्ट में पूछा था तो वो उसका करेक्ट आंसर था। ओके, एडिशनल कैलोरी रिक्वायरमेंट, एक ऑप्शन था 300 किलो कैलोरी और एक था 500 किलो कैलोरी, ये दो रिलेटेड थे। बट मेनली जो प्रेगनेंसी में हम देते हैं कि 350 किलो कैलोरी देते हैं, तो जो नियर वन ऑप्शन है वो 300 किलो कैलोरी है। और बाकी जो 550 ये जनरली हम देते हैं लैक्टेशन के साथ में सप्लीमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका है 300 किलो कैलोरी। ओके, एडिशनल कैलोरी रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी इज 300 किलो कैलोरी। चलिए, विच कंडीशन एसोसिएटेड विद सीओपीडी, कौन सी कंडीशन है सीओपीडी, ये अरुण सर आपको बता रहे हैं, एक बार देखिए। गुड इवनिंग सभी को। हाँ जी, देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम सीओपीडी रेस्पिरेटरी से, आपके सीओपीडी से दो क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन अस्थमा का आया था। सीओपीडी की अगर बात करें तो सीओपीडी के अंदर अपने को देखने को मिलेगा, दिस इज द क्रोनिक हाइपोक्सिया। सीओपीडी के अंदर अपने को देखने को मिलेगा क्रोनिक हाइपोक्सिया, और क्रोनिक हाइपोक्सिया के कारण आपका, ड्यू टू द क्रोनिक हाइपोक्सिया देयर इज आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज। हाइपोक्सिया के कारण जी, गुड इवनिंग। हाँ, हाइपोक्सिया के कारण आपका क्या हो जाएगा, आरबीसी का प्रोडक्शन है इंक्रीज हो जाएगा, और आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे दिस इज द पोलीसाइथेमिया, दिस इज द पोलीसाइथेमिया। और मैं कह सकता हूं दिस इज द इंक्रीज आरबीसी काउंट। अपने को सेम दो क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह के देखने को मिले थे एग्जाम में, जिसमें एक में था पोलीसाइथेमिया एंड देयर इज वन इज इंक्रीज रेड ब्लड सेल, इंक्रीज रेड ब्लड सेल। चलिए आगे चलते हैं।
पेशेंट विद प्लेसेंटा प्रीविया, ए पेशेंट विद प्लेसेंटा प्रीविया विच कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड आफ्टर डिलीवरी। हाँ हाँ, फीवर देखने को मिलता है। सीओपीडी के अंदर अपन कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। सीओपीडी के अंदर बेसिकली अपन दो डिजीज पढ़ते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड इन आपका एम्फाइसीमा। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अगर होगा तो हमें फीवर भी देखने को मिलेगा। ओके नेहा, हाँ तो हमने यहाँ पे कहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक प्लेसेंटा प्रीविया वाला पेशेंट है और प्लेसेंटा प्रीविया में हमें आफ्टर डिलीवरी क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। अगर यहाँ हमें पूछा जाता है बिफोर डिलीवरी, तो बिफोर डिलीवरी हम कहते हैं देयर इज हाई रिस्क ऑफ ए ब्लीडिंग। बिफोर डिलीवरी आपकी हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग रहेगी, लेकिन अगर आफ्टर डिलीवरी बात करें तो वहां पे क्या रहेगा आपका डीआईसी होने के चांसेस रहेंगे। ऑप्शन अपने को दोनों मिले थे, जहां पे एक था आपका रिस्क ऑफ ब्लीडिंग और दूसरा था डीआईसी। तो अगर अपने को बिफोर पूछा जाता तो यहाँ पे होता आपका ब्लीडिंग, लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, दिस इज द डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। चलिए आगे बात करते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूडी, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए आईयूडी। हाँ, पीपीएच नहीं होगा। हाँ चलिए, मोस्ट कॉमन है कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूडी, दिस इज द ब्लीडिंग। आईयूडी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपका हेमोरेज एंड ब्लीडिंग देखने को मिलता है। आईयूडी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपको हेमोरेज एंड ब्लीडिंग देखने को मिलता है। हाँ आंसर 1 मिनट। हाँ, डीआईसी डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन है ना। आपने को आफ्टर आपका क्या देखने को मिलता है, डीआईसी। बिफोर हमें देखने को मिलता है ब्लीडिंग, लेकिन हम कहेंगे कि आफ्टर हमें देखने को मिलता है डीआईसी। इसके अलावा हमने कहा था मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूडी। आईयूडी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपका क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। आईयूडी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपका ब्लीडिंग होता है, हमें यहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपके ऑप्शन थे यूटेराइन परफोरेशन, इसके अलावा था पेल्विक इन्फ्लामेशन। तो ये साथ दो तीन ऑप्शन उसके साथ और थे, लेकिन आपका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है दिस इज द ब्लीडिंग, दिस इज द ब्लीडिंग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पेशेंट हैविंग कोलन कैंसर ट्रीटिंग विद ए, पेशेंट हैविंग कोलन कैंसर ट्रीटमेंट, पेशेंट था जिसका कोलन कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था और हमें आरबी डब्ल्यूबीसी काउंट दिया हुआ था, दिस इज 9800। उसका आपका डब्ल्यूबीसी काउंट था 9800 और ये क्या होगा काउंट विच इंटरवेंशन रिक्वायर्ड, कि आपका 9800 काउंट आपका नॉर्मल था या अबनॉर्मल था। नर्स से इसमें क्या करेगी, सर्जरी को होल्ड कराएगी या एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करेगी या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेगी या दिस इज नॉर्मल फाइंडिंग। हाँ चलिए, हाइयर साइड है, हाइयर साइड है, बट हम कहते हैं कि कोलन कैंसर के अंदर, कैंसर के अंदर अपने को डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज देखने को मिलेगा। सो अपन कहेंगे दिस इज द नॉर्मल फाइंडिंग, दिस इज द नॉर्मल फाइंडिंग। नेक्स्ट, इंटरवेंशन रिक्वायर्ड टू पेशेंट रिपोर्टेड विद राइट लंग साउंड अब्सेंट। एक पेशेंट जिसके राइट लंग के साउंड, इसके अंदर भी दिया हुआ था राइट लंग के लोअर लोब के अंदर क्या है, साउंड अब्सेंट है। राइट लंग के लोअर लोब के अंदर साउंड क्या है, अब्सेंट है। इसके अलावा हम कहते हैं एंड लेफ्ट साइड क्रेकल, और आपका जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग के लोअर लोब के अंदर आपको क्रेकल साउंड सुनाई दे रहा था। लेफ्ट लंग के लोअर लोब के अंदर आपको क्रेकल साउंड सुनाई दे रहा था। क्रेकल बेसिकली आपके न्यूमोनिया को इंडिकेट करता है। क्रेकल बेसिकली आपके न्यूमोनिया को इंडिकेट करता है। और वहां पे जो नर्सिंग एक्शंस मैच हो रही थी, जितने ऑप्शंस हमें मिले थे उसके अकॉर्डिंग एक नर्सिंग एक्शन मैच हो रही थी, दिस इज अ पोस्चरल ड्रेनेज। अगर मैं कहूं कि अगर किसी पर्सन को रेस्पिरेटरी सिक्रेशन ज्यादा आ रहे हैं तो सिक्रेशंस को रिमूव करने के लिए हमें पोस्चरल ड्रेनेज वहां पर कर सकते हैं, पोस्चरल ड्रेनेज वहां पर हमें कर सकते हैं। चलिए, हाँ तो क्रेकल था वो आपके न्यूमोनिया को इंडिकेट कर रहा था। न्यूमोनिया से आपका ये एक क्वेश्चन आया था, और जिसके अंदर अगर एक्शन की बात करें तो न्यूमोनिया के अंदर आपकी नर्सिंग एक्शन होती है कि हम क्या कराएंगे, पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी कराएंगे। और चेस्ट फिजियोथेरेपी का एक पार्ट होता है आपका पोस्चरल ड्रेनेज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जस्ट आफ्टर डिलीवरी यूट्रस पाल्पेटेड सॉफ्ट एंड बोगी। जस्ट आफ्टर डिलीवरी आपका जो यूट्रस है वो सॉफ्ट एंड बोगी पाल्पेट हो रहा है। हाँ, और रिक्वायर्ड इंटरवेंशन, क्या इंटरवेंशन आप यहां पर करोगे,
अगर सॉफ्ट एंड बोगी पार्पेट होता है, दिस इज द एटोनिक यूट्रस, और हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, मसाज करनी पड़ेगी टू फर्म द यूट्रस। जब तक यूट्रस फर्म नहीं होता तब तक हम क्या करेंगे, वहां पे मसाज करेंगे। तो अगर किसी पर्सन में हमें सॉफ्ट एंड बोगी दिख रहा है, तो हाँ वहां पे आपका डायरेक्ट ऑप्शन था कि फंडस मसाज करेंगे, वहां पर हमें फंडस मसाज करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए गिवन एट। विटामिन ए की फर्स्ट डोज कब देंगे, विटामिन ए की फर्स्ट डोज कब देंगे, दिस इज द 9 मंथ। हाँ, वहां पे आपके ऑप्शन थे 9 मंथ, 18 मंथ, है ना, एक था शायद 4 मंथ या 5 मंथ के आसपास था। हाँ, तो दिस इज द 9 मंथ, विटामिन ए फर्स्ट डोज गिवन एट 9 मंथ। बड़ा ही सिंपल पेपर था, बेसिक पेपर था, क्वेश्चंस की लैंग्वेज ज्यादा चेंज नहीं की गई थी, एक नॉर्मल एवरेज पेपर हम इसको बोल सकते हैं, है ना, लेकिन थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा ट्रिकी था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 4 आवर आफ्टर डिलीवरी पेशेंट हैविंग टेम्परेचर 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। आफ्टर डिलीवरी पेशेंट का टेम्परेचर कितना फील हो रहा है, हमें 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिला। विच इंटरवेंशन रिक्वायर, हम इस कंडीशन में क्या इंटरवेंशन करेंगे, इस कंडीशन में हम क्या इंटरवेंशन करेंगे। इसमें एक ऑप्शन था कि हम आफ्टर 15 मिनट क्या करेंगे, रीअसेसमेंट करेंगे, आफ्टर 15 मिनट रीअसेसमेंट करेंगे। इसके अलावा था हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे। इसके अलावा था, इसके अलावा था कि आपका इंक्रीज पेशेंट फॉर ओरल फ्लूइड, कि पेशेंट के अंदर है ओरल फ्लूइड को इंक्रीज कराएंगे। तो ये जो टेम्परेचर है, इस कंडीशन में हम पेशेंट के ओरल फ्लूइड को इंक्रीज करवा सकते हैं, इससे अलावा हमें कुछ करने की वहां पे जरूरत नहीं थी। हाँ, ये एसएनओ एग्जाम के क्वेश्चन थे। अगर आप सीआरई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बेसिक बेसिक जो सब्जेक्ट पे मेन फोकस रहता है, ऐसा नहीं होता कि हर बार मैनेजमेंट रिसर्च की तरफ फोकस किया जाए। इस बार का जो पेपर था आपका एमएसएन कम्युनिटी, है ना, इसके अलावा आपका फंडामेंटल पे पूरा पूरा डिपेंड था। चलिए एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड पूछा गया था कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन, कि हम कहते हैं दिस इज द एजेंट होस्ट एंड इन्वायरमेंट, दिस इज द एजेंट होस्ट एंड इन्वायरमेंट, दिस इज द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। चलिए इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पर्सन को क्या चल रही है, डेप्सोन एंड आइसोनियाजिड चल रही है, एक पेशेंट को क्या चल रही है, डेप्सोन एंड आइसोनियाजिड चल रही है। हाँ, डेप्सोन एंड आइसोनियाजिड चल रही है, ये हम किस कंडीशन में देंगे। हाँ, वो टेम्परेचर जो था वो नॉर्मल था, इसलिए हम वहां पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म नहीं करेंगे। वहां पे हमें आफ्टर डिलीवरी हमें नॉर्मली हमें इंक्रीज टेम्परेचर देखने को मिलता है, और वहां पर हम फ्लूइड इनटेक को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, है ना। हाँ, आप, हाँ सॉरी, रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन, हाँ दिस इज द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। रिफाम्पिसिन एंड डेप्सोन पूछा गया था कि रिफाम्पिसिन एंड डेप्सोन हमें कौन सी डिजीज में देते हैं। हाँ, कौन सी डिजीज में देते हैं। हाँ, दिस इज द लेप्रोसी, दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेप्रोसी। अगर किसी पर्सन को लेप्रोसी है तो हम उसे ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में आपकी क्या देंगे, रिफाम्पिसिन एंड डेप्सोन, रिफाम्पिसिन एंड डेप्सोन ड्रग देंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ एक क्वेश्चन आया था आपका फ्लूइड मेजरमेंट से, एक क्वेश्चन आया था आपका फ्लूइड मेजरमेंट से कि हमें पेशेंट को ड्रॉप फैक्टर, अपने को सिंपल सा ड्रॉप फैक्टर पूछा गया था, बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं था, सिंपल सा पूछा गया था 50 ml पर ओवर की रेट से पेशेंट को क्या चल रहा है, फ्लूइड चल रहा है, पेशेंट को 50 ml फ्लूइड पर ओवर की रेट से चल रहा है ना। टीबी में देते हैं लेकिन वहां पे डेप्सोन नहीं देते, वहां पे हम केवल क्या देते हैं, रिफाम्पिसिन देते हैं। डेप्सोन अगर साथ में दे रहे हैं तो इट मींस दिस इज द लेप्रोसी। चलिए इसके अलावा 12.5 वहां पे ऑप्शन है नहीं था, 12.5 वहां पे ऑप्शन नहीं था, वहां पे ऑप्शन था आपका 12 ड्रॉप पर मिनट। सिंपल सा पूछा गया था कि 50 ml फ्लूइड पर ओवर की रेट से चल रहा है, ड्रॉप फैक्टर आपका क्या था, 15 था, तो हम कहेंगे 15 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी 50 मल्टीप्लाई बाई 15 एंड डिवाइडेड बाई 60, और अगर इसको आप कट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा दिस इज द 12 पॉइंट समथिंग। सो आपकी नियर बाई वैल्यू थी 12 ड्रॉप पर मिनट, 12 ड्रॉप पर मिनट। हाँ, ड्यूरेशन जो था आपका कितना था, 100 क्वेश्चन के लिए आपको 100 मिनट दिए गए थे, 100 क्वेश्चन के लिए आपको 100 मिनट दिए गए थे। हाँ, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 3 ईयर चाइल्ड विद आइसोनियाजाइड थेरेपी, एक 3 साल का बच्चा है और
3 साल के बच्चे को आइसोनियाजिड थेरेपी चल रही है, और ये थेरेपी हम कब तक कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसी थी कि नर्स, वो पेशेंट की मदर नर्स से पूछ रही है कि इस थेरेपी को कब तक हमें कंटिन्यू करना है। तो दिस इज द 9 मंथ आइसोनियाजिड थेरेपी जो है वो हम क्या देते हैं, 9 मंथ के लिए देते हैं। दिस इज मेनली गिवन फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ टीबी। टीबी के प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी हम ये मेडिकेशन है यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट पूछा गया था पेरिटोनियल डायलाइसिस का कॉम्प्लिकेशन। आंसर कलर है, आज तो चेंज नहीं होगा, आज तो कलर यही रहने वाला है। हाँ चलिए, इसके अलावा हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलाइसिस से कॉम्प्लिकेशन, कि पेरिटोनियल डायलाइसिस का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। पेरिटोनियल डायलाइसिस का कॉम्प्लिकेशन है क्या होगा, तो हम कहेंगे दिस इज द पेरिटोनाइटिस, दिस इज द पेरिटोनाइटिस, दिस इज द पेरिटोनाइटिस, दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलाइसिस। सिंपली क्वेश्चन पूछा गया था कि वो भी ये था कि लॉन्ग टर्म आउटकम ऑफ पेरिटोनियल डायलाइसिस, अगर किसी पर्सन को लंबे टाइम तक क्या चल रहा है, आपका पेरिटोनियल डायलाइसिस चल रहा है, तो हमें वहां पर पेरिटोनाइटिस देखने को मिलेगा, वहां हमें पेरिटोनाइटिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन, पेशेंट कंप्लेनिंग शोल्डर पेन आफ्टर कोलिसिस्टेक्टोमी। दिया हुआ था कि एक पर्सन को लेप्रोस्कोपिक, एक पर्सन को क्या हुई है, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी हुई है, एक पर्सन को लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी हुई है, और हम वहां पर पेशेंट क्या कंप्लेन कर रहा है, अपने को शोल्डर पेन कंप्लेन कर रहा है। तो नर्स क्या करेगी, नर्स का इंटरवेंशन है क्या रहेगा। आपका पेपर एसएनओ का था और टोटली नर्सिंग केयर पूछी गई थी। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन के अंदर है आपका पूछा गया था कि क्या, कि हमें नर्सिंग एक्शन हमारी क्या होगी, और नर्सिंग एक्शन की अगर बात करें तो शोल्डर पेन यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल होता है, दिस इज द रेफर्ड पेन। हाँ दिस इज द रेफर्ड पेन। हाँ प्रिंसिपल ऑफ रिस्क अप्रोच, ये भी पूछा गया था क्वेश्चन दिनेश जी, है ना, प्रिंसिपल ऑफ रिस्क अप्रोच पूछा गया था। दिस इज द मोर फॉर द नीडी, दिस इज द मोर फॉर द नीडी, जो रिस्क अप्रोच का प्रिंसिपल रहता है, दिस इज द मोर फॉर द नीडी। हाँ जी चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये मोर फॉर द रिस्क अप्रोच का क्वेश्चन एक बार पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन एक बार पहले भी रिपीट हुआ है। चलिए इसके अलावा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपका पीडियाट्रिक्स से, वेट ऑफ 1 ईयर ओल्ड बेबी, वेट ऑफ 1 ईयर ओल्ड बेबी, कि 1 साल में बच्चे का वजन कितना हो जाता है। तो वहां पे दिया हुआ था 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। तो हम कहते हैं कि आपका 1 साल में बच्चे का वजन कितना हो जाता है, दिस इज द 3 टाइम ऑफ ए बर्थ, बर्थ का 3 गुना यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, बर्थ का 3 गुना हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम का क्वेश्चन, एंडोक्राइन सिस्टम से पूछा गया था हाइपोफाइसेक्टोमी, हाइपोफाइसेक्टोमी, दिस इज द पिट्यूटरी सर्जरी, कि हम क्या कर रहे हैं, पिट्यूटरी को रिमूव कर रहे हैं, लेकिन किधर से कर रहे हैं, ट्रांसस्पिनोइडल कर रहे हैं, ट्रांसस्पिनोइडल हाइपोफाइसेक्टोमी कर रहे हैं। और हाइपोफाइसेक्टोमी के बाद हम क्या असेस करेंगे, नर्स मेनली किस चीज को असेस करेगी। और अगर उसकी बात करें तो वहां पे आपका सिंपल सा ऑप्शन था इंक्रीज यूरिन आउटपुट, सिंपल सा ऑप्शन था आपका इंक्रीज यूरिन आउटपुट, बिकॉज ड्यू टू द एडीएच हार्मोन। अगर हाइपोफाइसेक्टोमी करेंगे, अगर एडीएच अफेक्ट हुआ तो आपको यूरिन आउटपुट इंक्रीज देखने को मिलेगा, यूरिन आउटपुट इंक्रीज देखने को मिलेगा। हाँ दिनेश ये क्वेश्चन भी डाले हुए हैं ना, थोड़ा सा सब्र कीजिए, ये क्वेश्चन भी हैं, जितने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमें मिले थे वो सारे हमने ऐड किए, लगभग आपके 100 में से 80 क्वेश्चन के आसपास हमने इस पीपीटी में कवर किए, है ना, दीज ऑल आर द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इन पार्किंसन पेशेंट डोपामिन डोज इफेक्टिवनेस इंडिकेटर। हाँ कि डोपामिन की डोज का इफेक्टिवनेस कैसे पता चलेगी, एक पर्सन जिसको डोपामिन चल रही है और डोपामिन की डोज का इफेक्ट कैसा पता चलेगा। ऑप्शन थे आपके इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर। तो हम कहेंगे दिस इज डोपामिन इज मेनली कोज इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अगर डोपामिन चल रही है तो वहां पे हमें ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज देखने को मिलेगा।
चलिए, नेक्स्ट था आपका चैन स्टोक रेस्पिरेशन। फंडामेंटल का क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्वेश्चन बोल सकते हो आप, कि यहाँ पे चैन स्टोक रेस्पिरेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा। दो ऑप्शन थे वहां पे, एक था टेकीपनिया, टेकीपनिया विद पीरियड ऑफ एपनिया, कि टेकीपनिया के साथ साथ एपनिया देखने को मिलता है। और एक क्वेश्चन था कि वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, हाइपरपनिया विद, हाइपरपनिया विद एपनिया। तो याद रखना, सिनाइन स्टोक रेस्पिरेशन, बायोट रेस्पिरेशन, कुसमाउल रेस्पिरेशन, तीनों रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो तीनों रेस्पिरेशन में कभी आपको टेकीपनिया ब्रेडीपनिया देखने को नहीं मिलता। इनके अंदर क्या होती है, मेनली डेप्थ इफेक्ट होती है। और डेप्थ की अगर बात करूं तो आपको देखने को मिलता है हाइपरपनिया, हाइपरपनिया के साथ देखने को मिलता है हाइपोपनिया, और हाइपोपनिया के साथ देखने को मिलता है एपनिया। इट मींस मेनली आपकी क्या होती है, डेप्थ अफेक्ट होती है। और डेप्थ अगर अफेक्ट होती है, इट मींस मैं कहूंगा दिस इज द हाइपरपनिया। और साइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन में आपको देखने को मिलता है हाइपरपनिया विद पीरियड ऑफ एपनिया, पीरियड ऑफ एपनिया यहां पे देखने को मिलता है। चलिए, नेक्स्ट था आपका मॉस्किटो बोर्न डिजीज, कि कौन सी डिजीज मॉस्किटो बोर्न नहीं है, एक्सेप्ट पूछ लिया था, कौन सी डिजीज मॉस्किटो बोर्न नहीं है। यहां पे आपका एक था KFD, एक था आपका KFD, एक था आपका काला आजार, काला आजार, एक था आपका डेंगू, एक ऑप्शन था आपका मलेरिया। तो हम कहेंगे दीज थ्री आर द मॉस्किटो बोर्न डिजीज। ये तीनों की तीनों क्या थी आपकी, मॉस्किटो बोर्न डिजीज थी। लेकिन आपकी KFD क्या है, दिस इज द टिक बोर्न डिजीज, दिस इज द टिक बोर्न डिजीज, दिस नॉट इंक्लूडेड इन ए मॉस्किटो बोर्न, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन ए मॉस्किटो बोर्न डिजीज। सो राइट आंसर इज KFD, राइट आंसर इज KFD। चलिए, इसके अलावा था कि बच्चे के अंदर आपको मॉडरेट डिहाइड्रेशन है किससे देखने को मिलेगा, बच्चे के अंदर है मॉडरेट डिहाइड्रेशन किस कारण से देखने को मिलेगा। और वहां पे आपके जो ऑप्शन थे, एक था मोइस्ट, मोइस्ट ओरल म्यूकोजा, है ना, मोइस्ट ओरल म्यूकोजा। तो डिहाइड्रेशन में हमें कभी भी मोइस्ट देखने को नहीं मिलती, वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगी, ड्राई देखने को मिलेगी। इसके अलावा था फ्लेट फोंटानिल, कि आपके फोंटानिल क्या देखने को मिल रहे हैं, फ्लेट देखने को मिल रहे हैं, तो फ्लेट भी हमें देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा था, हाँ, इसके अलावा था आपका एक ऑप्शन ओलिगो यूरिया। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन बैठ रहा था, दिस इज द ओलिगो यूरिया, दिस इज द ओलिगो यूरिया, है ना। हाँ, इंस्पिरेशन बाय जीनत एम्स भुवनेश्वर की कट ऑफ, आपके अभी तक जितने भी एसएनओ के एग्जाम हुए, आपका जोधपुर ने करवाया था, आपका अभी रिसेंटली बिलासपुर ने करवाया, भुवनेश्वर ने कराया। सबसे टफ जो पेपर आया था, दिस इज द भुवनेश्वर एम्स। तो टेंशन ना लो, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, है ना। हाँ, वो भुवनेश्वर ने तो आंसर की के साथ आपको मार्क्स बता दिए। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं कि इंसुलिन का क्वेश्चन पूछा गया था, कि इंसुलिन को मिक्स कैसे करते हैं, कौन सा इंसुलिन पहले लेंगे, कौन सा इंसुलिन बाद में लेंगे। दिस इज द फर्स्ट, हम क्या यूज करेंगे, शॉर्ट एक्टिंग, और देन हम क्या लेंगे, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लेंगे। फर्स्ट हम क्या लेंगे, शॉर्ट एक्टिंग लेंगे, देन हम क्या लेंगे, लॉन्ग एक्टिंग लेंगे। हाँ, चलिए, हम फर्स्ट क्या लेंगे, शॉर्ट एक्टिंग, देन हम क्या लेंगे, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्वायरमेंट इज क्लासिफाइड एज, कि इन्वायरमेंट को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। इन्वायरमेंट इज क्लासिफाइड एज, और यहाँ पे आपके जो ऑप्शन थे, वो ऑप्शन थे अबोव एंड बिलो, एक ऑप्शन था अबोव एंड बिलो, एक था क्लीन एंड डर्टी। तो आपका जो इन्वायरमेंट होता है वो दो तरह से क्लासिफाई होता है, दो मेन कैटेगरी में क्लासिफाई होता है। दिस इज द क्लीन एंड ए डर्टी इन्वायरमेंट, दिस इज द क्लीन एंड ए डर्टी इन्वायरमेंट। हाँ, फर्स्ट अपन क्या करते हैं, रेगुलर लेते हैं, देन एनपीएच लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को और पूछ लिया कि शॉर्ट एक्टिंग लोगे या लॉन्ग एक्टिंग लोगे, तो हमें केवल हमेशा आर एन नहीं रट्टा मारना, कि रेगुलर एंड एनपीएच, शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग को भी ध्यान रखना है। चलिए, आगे बात करते हैं। आईवीपी सिम्टम नोटिफाई, एक पर्सन का इंट्रावेनस पाइलोग्राफी की है, एक पर्सन की क्या की है, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी की है। और वहां पे हम क्या देते हैं पेशेंट को,
डाई देते हैं, पेशेंट को क्या देंगे, डाई। और डाई देंगे तो कौन से सिम्टम को नोटिफाई करेंगे, डाई देने के बाद कौन से सिम्टम को हमें नोटिफाई करेंगे। डाई हम हर जगह पढ़ते हैं कि डाई जब भी देते हैं तो 3 सिम्टम आपके क्या माने जाते हैं, नॉर्मल माने जाते हैं। दिस इज द साल्टी टेस्ट, फ्लशिंग ऑफ फेस एंड फील वार्मथ, है ना, ये 3 सिम्टम आपके नॉर्मल माने जाते हैं। और आपका जो एंजियोएडिमा है, इट इज द अबनॉर्मल सिम्टम, तो हमें एंजियोएडिमा क्या करना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा। एंजियोएडिमा इज द अबनॉर्मल कंडीशन, दिस इज द एलर्जी टू द डाई। चलिए, इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग किसे कहेंगे, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग किसे कहेंगे। और यहां पर ऑप्शन भी बड़े अच्छे दिए गए थे, ऑप्शन दिया गया था ओनली ब्रेस्ट मिल्क, इसके साथ ऐड कर दिया गया था ब्रेस्ट मिल्क प्लस वाटर, एक ऑप्शन ऐड कर दिया गया ब्रेस्ट मिल्क प्लस वाटर प्लस मेडिकेशन, ब्रेस्ट मिल्क प्लस वाटर प्लस मेडिकेशन। और फोर्थ ऑप्शन था आपका ब्रेस्ट मिल्क प्लस बोटल फीडिंग, प्लस बोटल फीडिंग। तो याद रखना, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है केवल ब्रेस्ट मिल्क, इसके अलावा न तो हमें पानी देना न हमें मेडिकेशन देना, जब तक केवल ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं, दिस इज द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, दिस इज द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। हाँ, क्वेश्चन देखने में सिंपल लगता है, लेकिन जब हम उस हॉट सीट पे बैठे रहते हैं तो हमें अपने आप उन ऑप्शंस के अंदर डाउट होने लगते हैं कि हम पेशेंट को या हम बच्चे को पानी भी देते हैं, मेडिकेशन भी देते हैं, पर याद रखना वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है, वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है। चलिए, प्रायोरिटी विद सिस्प्लास्टिन, प्रायोरिटी विद सिस्प्लास्टिन, दिस इज द मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन। एक पर्सन को सिस्प्लास्टिन चल रही है, एक पर्सन को क्या चल रही है, सिस्प्लास्टिन चल रही है। सिस्प्लास्टिन चलते टाइम हम क्या चीज को मॉनिटर करेंगे, हमें क्या चीज को मॉनिटर करेंगे, तो हम कहेंगे दिस इज द मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन, दिस इज द मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, चाइल्ड विद हाइपर बिलुरिबिनेमिया, एक बच्चा जिसको क्या है, जोंडिस है, और जोंडिस के साथ पूछ लिया गया कि जोंडिस वाले बच्चे में हम ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवाएंगे, बच्चे को जिसको जोंडिस है उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। आपके ऑप्शन थे कि कंटिन्यू ब्रेस्ट फीड करेंगे एवरी 2 to 4 आवर, इसके अलावा एक ऑप्शन था कि हम क्या करवाएंगे, बोतल फीड करवाएंगे, एक ऑप्शन था कि ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करेंगे। बट याद रखना, अगर किसी बच्चे को हाइपर बिलुरुबिनीमिया है तो हम उसमें ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करते हैं, कभी भी हम ब्रेस्ट फीडिंग को होल्ड नहीं करेंगे, कभी भी हम ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड नहीं करेंगे, कभी भी बोतल फीडिंग नहीं करवाएंगे। हमें क्या करवाना है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, एवरी 2 to 3 आवर, एवरी 2 to 4 आवर करवाना है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, डिजोक्सिन का साइड इफेक्ट पूछा था, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। डिजोक्सिन थेरेपी अगर किसी पर्सन को चल रही है, अगर किसी पर्सन को डिजोक्सिन थेरेपी चल रही है तो इस थेरेपी का साइड इफेक्ट क्या होगा, इस थेरेपी का साइड इफेक्ट क्या होगा, तो दिस इज द विजुअल डिस्टर्बेंस, दिस इज द विजुअल डिस्टर्बेंस, है ना। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो आज के पेपर में से गारंटी देता हूं 30 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो रिपीटेड प्रीवियस पेपर्स में देखने को मिलते हैं, है ना। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, वाई नियोमाइसिन बिफोर कोलन सर्जरी, एक पर्सन जिसकी कोलन सर्जरी होने वाली है उसमें हम पेशेंट को क्या दे रहे हैं, नियोमाइसिन दे रहे हैं, पेशेंट को क्या दे रहे हैं, नियोमाइसिन दे रहे हैं। तो इस नियोमाइसिन को देने का इफेक्ट क्या आएगा, नियोमाइसिन इस पेशेंट को क्यों दे रहे हैं। और यहां पे आपके पहला ऑप्शन था कि हमें कैंसर की ग्रोथ को कम करने के लिए दे रहे हैं, एक ऑप्शन था कैंसर की ग्रोथ को कम करने के लिए दे रहे हैं, एक था कि पेशेंट को एनिमा ना देना पड़े, पेशेंट को एनिमा ना देना पड़े इसके लिए दे रहे हैं, तीसरा ऑप्शन था कि रिस्क ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, कि हमें पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन को कम करने के लिए दे रहे हैं। हाँ, स्नेह क्रोन्स डिजीज की सर्जरी की भी बात करते हैं। हाँ हाँ, तो हमें इसकी बात करते हैं कि आपका कोलन सर्जरी, ये सॉरी नियोमाइसिन थेरेपी अगर किसी को चल रही है तो हम कहेंगे कि रिड्यूस द रिस्क ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन। नियोमाइसिन क्या करती है,
आपकी सर्जरी के बाद होने वाले इन्फेक्शन की रिस्क को कम करती है। वहां पे ऑप्शन था कि बैक्टीरियल ग्रोथ को सर्जरी के बाद कम करती है, तो ये ऑप्शन आपका क्या था, राइट ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बेड साइड इंस्ट्रूमेंट फॉर टोनिक क्लोनिक सीजर। क्वेश्चन था पीडियाट्रिक का, एक बच्चा जिसको टोनिक क्लोनिक सीजर आ रहे हैं, इस बच्चे के बेड साइड आपको क्या रखना है, और आपके ऑप्शन थे सक्शन मशीन एंड ऑक्सीजन। इसके अलावा एक ऑप्शन था क्रेस कार्ड, एक ऑप्शन था क्रेस कार्ड, दूसरा ऑप्शन था आपका दिस इज द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, दिस इज द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। इस तरह के कुछ 4 ऑप्शन थे आपके, लेकिन जो बेस्ट चीज है, जो अगर किसी हाँ, एक ऑप्शन था आपका दिस इज द टंग ब्लेड या टंग डिप्रेसर। ये 4 ऑप्शन थे सेम ये के ये ऑप्शन थे कि बच्चे को टंग डिप्रेसर रखेंगे साइड में, या ऑक्सीजन एंड सक्शन इक्विपमेंट रखेंगे, या क्रेस कार्ड या ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। तो टोनिक क्लोनिक सीजर आ रहे हैं तो हम कहेंगे देयर इज रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, और एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या रखेंगे, सक्शन मशीन रखेंगे, सक्शन करेंगे एंड साथ में ऑक्सीजन रखेंगे। चलिए मेन प्रायोरिटी क्या होता है, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना, और एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना अगर मेन प्रायोरिटी है तो हम क्या रखेंगे, सक्शन इक्विपमेंट वहां पे रखेंगे, हाँ टंग ब्लेड को प्रायोरिटी नहीं देंगे। चलो सिलेक्शन ऑफ आशा बाई, हाँ कई देर से आ रहा था कमेंट में कि आशा को कौन सेलेक्ट करता है, दिस इज द अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आशा आपकी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। चलो प्रिवेंट हीट लॉस बाय इवापोरेशन, एक पीडियाट्रिक का क्वेश्चन कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी, एक बच्चे की जस्ट आफ्टर डिलीवरी नर्स इवापोरेशन के द्वारा होने वाले हीट लॉस से कैसे उसको बचा सकती है। एक बच्चा जिसमें हीट लॉस हो रहा है किसके थ्रू, इवापोरेशन के थ्रू, तो इसमें नर्स कैसे उसको बचा सकती है, तो हम कहेंगे बेबी विद वार्म ब्लैंकेट, है ना। हम क्या करेंगे, वहां पे था कि ड्राई विद कवर या ड्राई विद बेबी विद वार्म ब्लैंकेट, वार्म ब्लैंकेट के साथ हम उसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। इसके अलावा कुछ ऑप्शन थे वहां पे कि हम बेड क्रेडल को क्या करेंगे, वार्म करेंगे। एक ऑप्शन था आपका बेड क्रेडल को वार्म करेंगे, एक ऑप्शन था आपका कि डोर को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, है ना। एक कुछ ऑप्शन था, लेकिन आपका जो बेस्ट सुटेड ऑप्शन था वो क्या था कि बेबी को हम क्या करेंगे, वार्म ब्लैंकेट से ड्राई करेंगे, बेबी को वार्म ब्लैंकेट से क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। चलो रेडियो डर्मेटाइटिस स्किन केयर, एक पर्सन जो रेडियोथेरेपी में काम कर रहा है, रेडियोथेरेपिस्ट है, और उसके अंदर क्या हो गया, रेडियो डर्मेटाइटिस हो गया, तो यहां पर नर्स की एक्शन क्या होगी, नर्स उसको क्या एडवाइस करेगी, हाँ हाँ यस, रेप विद वार्म ब्लैंकेट प्रियंका, यही काम हमें करते हैं। चलो इसके अलावा हमने कहा कि डर्मेटाइटिस में आपको क्या करना है, तो हम कहेंगे दे वॉश स्किन विद वार्म वाटर एंड माइल्ड सोप, हम उस स्किन को क्या करेंगे, वार्म वाटर एंड माइल्ड सोप से क्लीन करेंगे, वार्म वाटर एंड माइल्ड सोप से क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। कुछ ऑप्शन यहाँ पे ये थे कि हम क्या करेंगे, लोशन को अप्लाई करेंगे, एक ऑप्शन था आपका लोशन अप्लाई करेंगे, एक ऑप्शन था आपका कि लोशन को अवॉइड करेंगे, एक ऑप्शन था कि एरिया को क्या रखेंगे, ओपन एंड ड्राई रखेंगे, ओपन एंड ड्राई रखेंगे। ये 4 ऑप्शन थे आपके, और इन 4 ऑप्शन में आपका बेस्ट ऑप्शन क्या था कि हम उस एरिया में वार्म वाटर एंड सोप अप्लाई करेंगे। चलिए रेस्पिरेटरी फंक्शन बाई, या मैं कह सकता हूं रेस्पिरेशन इज ए कंट्रोल्ड बाई, कि आपका जो रेस्पिरेशन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा चेंज किया गया था। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये थी कि एक पर्सन जिसका रोड साइड ट्रैफिक, ये रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, पेशेंट के अंदर आरटीए हुआ है, और आरटीए के बाद उसमें सर्वाइकल इंजरी हुई है, कौन सी सर्वाइकल इंजरी, हाँ कौन सी सर्वाइकल इंजरी आपकी रेस्पिरेशन को अफेक्ट करती है, कौन सी सर्वाइकल इंजरी रेस्पिरेशन को अफेक्ट करती है, तो हम कहेंगे दिस इज द C3C4, दिस इज द C3C4, हम कहते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस, C3C4 आपका क्या होता है, सर्वाइकल प्लेक्सस होता है, और सर्वाइकल प्लेक्सस क्या करता है, फ्रेनिक नर्व को सप्लाई करता है। सर्वाइकल प्लेक्सस से आपकी कौन सी नर्व है, फ्रेनिक नर्व है, और फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है आपके डायफ्राम को, दिस इज द मेजर रेस्पिरेटरी
मसल, मेजर रेस्पिरेटरी मसल। हम कहते हैं आपका जो रेस्पिरेशन है इसको 75% कौन कंट्रोल करता है? डायफ्राम कंट्रोल करता है। तो अगर यहां इंजरी हुई, C3 C4 में इंजरी हुई, इट मींस पेशेंट का रेस्पिरेशन क्या होगा? अफेक्ट होगा। पूछा रेस्पिरेटरी सेंटर था, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को कहां कन्वर्ट कर दिया गया था? ट्रॉमा की तरफ कन्वर्ट कर दिया गया। चलिए, इसके अलावा था फर्स्ट रेफरल यूनिट, कि आपकी फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या होगी? दिस इज द CHC, है ना, दिस इज द CHC। और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड एग्जाम में पूछा जाता है। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेडली आस्क्ड इन प्रीवियस पेपर्स। चलिए, इसके अलावा था प्रिंसिपल फीचर ऑफ ए क्वाशियोरकोर। प्रिंसिपल फीचर ऑफ ए क्वाशियोरकोर, कि आपके क्वाशियोरकोर का प्रिंसिपल फीचर क्या होता है? दिस इज फेस एंड लेग एडिमा, मसल वास्टिंग, फेट वास्टिंग, है ना। तो हम कहते हैं कि आपका क्वाशियोरकोर में हमें क्या देखने को मिलता है? फेस एंड लेग एडिमा देखने को मिलता है ना, फेस एंड लेग एडिमा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपकी प्रोटीन की कमी होगी, प्रोटीन की कमी होगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा? एडिमा देखने को मिलेगा, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन क्या करते हैं? इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड को मेंटेन करने का काम करते हैं। अगर प्लाज्मा प्रोटीन कम हुए, इट मींस आपकी बॉडी में क्या होगा? एडिमा होगा। हाँ, वेरी गुड मोनी। चलो, आरडीए प्रोटीन इन एडोलसेंट, एक एडोलसेंट पर्सन में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? एक एडोलसेंट पेशेंट में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? सिंपल सा फंडा, 1 ग्राम पर केजी, 1 ग्राम पर केजी। लगभग जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो 1 ग्राम पर केजी वेट होती है। अगर मैं कहूं किसी का वेट 60 केजी है तो आपकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 60 केजी। और यहाँ पे अपना मिलता जुलता जो 1 ग्राम के आसपास ऑप्शन था, दिस इज द 1.3। हाँ, दिस इज द 1.3 ग्राम पर केजी। तो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। आफ्टर लीवर बायोप्सी चेक फॉर, कि लीवर बायोप्सी हुई है तो हम किसको चेक करेंगे? हाँ, इसके बारे में भी बात करेंगे स्नेह, है ना, लास्ट में बात करेंगे। चलिए, हाँ, लीवर बायोप्सी में हम क्या असेस करेंगे? तो हम कहेंगे लीवर इज ए हाईली वेस्कुलर ऑर्गन, दिस इज द हाईली वेस्कुलर ऑर्गन। इसको ब्लड सप्लाई अच्छी खासी होती है, और अगर लीवर को पंचर करोगे, लीवर बायोप्सी अगर करोगे, तो वहां से आपके ब्लीडिंग की रिस्क क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। वहां से आपके ब्लीडिंग की रिस्क क्या रहेगी? ज्यादा। तो हम क्या करेंगे? वहां पे ब्लीडिंग को मेंटेन, ये ब्लीडिंग को मॉनिटर करने का काम करेंगे, कि अगर लीवर बायोप्सी हुई है, इसलिए हम कहते हैं कि हम लीवर बायोप्सी के बाद पोजीशन कौन सी देते हैं? कि हमें ऐसी पोजीशन देनी है जिससे लीवर पर प्रेशर अप्लाई हो सके। हम राइट लेटरल पोजीशन देते हैं, साथ में पिलो अप्लाई करते हैं, ताकि लीवर पे क्या रहे? प्रेशर रहे। प्रेशर रहेगा तो ब्लीडिंग क्या होगी? ब्लीडिंग की रिस्क कम होगी। हाँ, चलिए, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, कि आफ्टर टोंसिलेक्टोमी, एक बच्चे के अंदर टोंसिलेक्टोमी हुई है, और टोंसिलेक्टोमी के बाद कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इंडिकेट करता है कि बच्चे के अंदर ब्लीडिंग हो रही है? ऐसा ऑप्शन है जो इंडिकेट करता हो कि ब्लीडिंग, तो हम कहेंगे कि दिस इज द फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग। अगर बंदा फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग कर रहा है, इट मींस देयर इज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, वहां पे हमें इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। चलिए, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका था ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, कि आपका ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक का ड्यूरेशन कितना होता है? TIA का ड्यूरेशन कितना होता है? दिस इज द 24 आवर, TIA ड्यूरेशन इज द 24 आवर। हाँ, आपके ऑप्शन थे 24, 48, 96, है ना। तो दिस इज द 24 आवर, TIA इज द 24 आवर। चलो, नेक्स्ट बात करते हैं, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर इंक्लूड, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर इंक्लूड, कि कैंसर के कौन कौन से वार्निंग साइन होते हैं, और लास्ट में लगा दिया गया था एक्सेप्ट, कि कौन सा नहीं होता। तो सिंपल सा एक दिया हुआ था आपका, क्या सिंपल सा दिया गया था? हाई ग्रेड फीवर, जो हमें कैंसर में देखने को नहीं मिलता, हाई ग्रेड फीवर जो हमें कैंसर को देखने को नहीं मिलता। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं,
मोस्ट रिलायबल इंडेक्स फॉर सेरिब्रल स्टेटस, कि सेरिब्रल स्टेटस को देखने की सबसे रिलायबल इंडेक्स क्या होती है, सेरिब्रल स्टेटस को देखने की सबसे रिलायबल इंडेक्स क्या होती है। यहां पे दिया गया था प्यूपिल रेस्पॉन्स, यहां पे एक ऑप्शन था आपका डीप टेंडन रिफ्लेक्स, इसके अलावा आपका एक ऑप्शन था मसल मूवमेंट, मसल मूवमेंट, और फोर्थ ऑप्शन था आपका लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस। तो हम कहेंगे दिस इज द लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस, जो कि हमारे जीसीएस को हम कह सकते हैं कि अगर सेरिब्रल स्टेटस का पता करना है तो हम क्या देखेंगे, लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस, जीसीएस हम पेशेंट का देखेंगे। चलिए, इसके अलावा था लेट साइन ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी, कि आईसीपी इंक्रीज होने का लेट साइन क्या होगा, आईसीपी इंक्रीज होने का लेट साइन क्या होगा। तो दिस इज द ब्रेडी कार्डिया, दिस इज द ब्रेडी कार्डिया। इसके अलावा आपका था स्काल्प वेन का एलिवेट होना, है ना। इसके अलावा आपका था बंजी फोंटेनिल। तो ये आपके क्या देखने को मिलते हैं अपने को। इसके अलावा एक ऑप्शन था नोजिया। तो ये तीनों क्या होते हैं आपके अर्ली साइन होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं आपके अर्ली साइन होते हैं, लेकिन दिस इज द लेट साइन, दिस इज द लेट साइन। चलिए, इसके अलावा हाँ, अस्थमा का साउंड पूछा गया था कि एक पर्सन जिसमें अस्थमा है और अस्थमा में आपको कौन सा साउंड देखने को मिलता है। तो अपन कहते हैं दिस इज क्लासिकल व्हीजिंग साउंड, दिस इज द क्लासिकल व्हीजिंग साउंड ड्यू टू द नेरोविंग ऑफ एयरवे, ड्यू टू द इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन के कारण एयरवे में नेरोविंग होगी, और हम कहते हैं अस्थमा में क्लासिकल साउंड आता है आपका व्हीज साउंड, क्लासिकल साउंड आता है व्हीज। इसके अलावा था कि एक पर्सन जिसके अंदर क्या है सीओपीडी है, अपने स्टार्टिंग में बात की थी कि सीओपीडी वाले पर्सन में हमें क्या देखने को मिलता है, पोलीसाइथेमिया देखने को मिलता है। सीओपीडी में हमें क्या देखने को मिलता है, पोलीसाइथेमिया देखने को मिलता है। और पोलीसाइथेमिया में हमें पूछ लिया गया नर्सिंग डायग्नोसिस, कि एक पर्सन को सीओपीडी है और सीओपीडी के कारण है पोलीसाइथेमिया हो गया, यहां पर प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा, यहां पर प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा। हाँ, दिस इज द रिस्क ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन। अगर पोलीसाइथेमिया होगा तो पोलीसाइथेमिया के कारण थ्रोम्बस फॉर्मेशन के चांसेस भी क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। और थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा तो इट मींस आगे चलकर पेशेंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एक पूछा गया है। हाँ, बड़ा ही सिंपल था। पेपर को जब बैठ के हम देखते हैं, घर बैठ के देखते हैं, तो पेपर हमेशा इजी ही लगता है, लेकिन उस हॉट सीट पे बैठते हैं तो कभी इजी नहीं लगता, है ना। हाँ, वहां पे जब हम ऑप्शंस देखते हैं, अभी आपके सामने केवल एक ऑप्शन है इसलिए ये इजी है ना। यही आपके सामने 4 ऑप्शन होते तो कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल हो जाता। हाँ, चलिए, टेक्निक ऑफ फोलिस कैथेटर इंसर्शन, कि फोलिस कैथेटर इंसर्शन की क्या टेक्निक होती है। तो हम कहेंगे स्टेराइल टेक्निक विद स्टेराइल ग्लव्स। यहाँ पे 2 ऑप्शन थे आपके साथ में मिक्स किए हुए, स्टेराइल टेक्निक विद स्टेराइल ग्लव्स हम ड्यूरिंग फोलिस इंसर्शन काम में लेते हैं, है ना। ड्यूरिंग फोलिक इंसर्शन हम काम में लेते हैं। जो पेपर दे के आए हैं उनको पता है कितना इजी था कितना नहीं था, क्वेश्चन यही थे, ऑप्शन यही थे, लेकिन जब वहां पे बैठे थे तब दिमाग में कुछ और चल रहा था। हाँ, दिस इज द फर्स्ट यूरिन इन 24 ओवर। इसके अलावा पूछा गया था कि एक पर्सन जिसको फोलिस कैथेटर डला हुआ है और फोलिस कैथेटर वाले पर्सन के अंदर है आपको 24 ओवर है यूरिन कलेक्शन करना है, 24 ओवर है यूरिन कलेक्शन करना है। तो यूरिन कलेक्शन करने की टेक्निक क्या होगी, तो हम कहते हैं 24 घंटे के यूरिन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट कलेक्ट को क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, फर्स्ट कलेक्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं, एंड लास्ट वाले को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहां पे आपके ऑप्शन में केवल इतना ही था कि फर्स्ट को क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। ये आपका मिक्स नहीं किया हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट आपके यूरिन को क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। हाँ हाँ, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ड्यू टू द ओवर कॉन्फिडेंस, प्रियंका, है ना। हाँ, क्योंकि इजी इजी जो दिखते हैं वो इजी होते नहीं है, इजी घर आने के बाद ही लगते हैं। चलिए, इंटेंसिटी ऑफ नॉइज मेजर इन, इंटेंसिटी ऑफ नॉइज मेजर इन, की नॉइज को हमें किससे करते हैं। हाँ, नॉइज को मेजर हम किससे करते हैं, तो हम कहेंगे दिस इज द डेसिबल। नॉइज को मेजर करने का आपका जो होता है वो क्या होता है, डेसिबल होता है। चलिए,
राइस वाटर स्टूल, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, कम से कम 10 बार प्रीवियस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन कि राइस वाटर स्टूल कहां देखने को मिलता है, तो हम कहेंगे दिस इज द कोलेरा, दिस इज द कोलेरा। हाँ शीतल, ऑप्शन कुछ ऐसे ही थे, है ना, हमें एग्जैक्ट ऑप्शन मिला नहीं था कि क्या था, कुछ ऐसा ही ऑप्शन था, क्लीन ट्रे एंड असेप्सिक टेक्निक। हाँ फर्स्ट वाला भी एड नहीं करते हैं, है ना। हाँ फर्स्ट वाला ऐड नहीं करते, लास्ट वाला ऐड करते हैं, फर्स्ट वाला क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ चलिए, सर्जरी फॉर पेशेंट विद क्रोन्स डिजीज, सर्जरी फॉर पेशेंट विद क्रोन्स डिजीज, अभी आप में से कोई बात कर रहा था कि क्रोन्स डिजीज की सर्जरी भी पूछी गई थी। क्रोन्स डिजीज में हम सर्जरी कौन सी करते हैं, तो हम कहेंगे कि हम क्या करेंगे, जितना एरिया इन्फ्लाम्ड हो गया उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। एंड टू एंड हम रिमूव करने के बाद एंड टू एंड क्या कर देंगे, एनास्टमोसिस से कर देंगे। अगर मैं कहूं कि बीच का एरिया खराब है तो इसको काट के दोनों एरिया को वापस क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। और ये ऑप्शन में आपको डायरेक्ट मिला था, है ना, कि लेप्रोस्कोपिक इलियोसिकल रिसेक्शन करेंगे, रिमूवल ऑफ अफेक्टेड पार्ट एंड वापस क्या कर देंगे, रिकनेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, रिकनेक्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रेनिटिडिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रेनिटिडिन की क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, होती है, रेनिटिडिन की क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, होती है, दिस इज द रिड्यूस एचसीएल सिक्रेशन, दिस इज द रिड्यूस एचसीएल सिक्रेशन। पूछा गया था H2 रिसेप्टर ब्लोकर, है ना, कि H2 रिसेप्टर ब्लोकर हिस्टामिन एंटागोनिस्ट मेनली क्यों देते हैं, हिस्टामिन एंटागोनिस्ट की रिएक्शन है क्या होती है, तो हम कहेंगे कि एचसीएल सिक्रेशन को क्या करती है, कम करती है। इसके अलावा था, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि जीआईटी के अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले थे, जो हाँ अगर मैं बात करूं कि तीन सिस्टम, मेनली जो तीन सिस्टम आपके देखने को मिले थे, जीआईटी, रेस्पी एंड ए मस्कुलो स्केलेटल, तीनों क्वेश्चन, तीनों सिस्टम के मिला के एवरेज 25 क्वेश्चन थे, 100 में से 25 क्वेश्चन इन तीन सिस्टम के थे, है ना। इसके अलावा बाकी सिस्टम से दो दो तीन तीन एवरेज क्वेश्चन थे, लेकिन मेन जो कंटेंट एमएसएन में भी था वो इन तीन सिस्टम पे था। चलिए, विच न्यूट्रिएंट रिक्वायर्स सप्लीमेंट टू पेशेंट विद इलियोस्टोमी, एक पर्सन की अगर इलियोस्टोमी हुई है तो उसे एज सप्लीमेंटल हम क्या देंगे, आपका एक ऑप्शन था कि हमें हाई फाइबर डाइट देंगे, कि हमें फाइबर ज्यादा देंगे, तो याद रखना, है ना, कि हमें फाइबर को क्या रखते हैं, कम रखते हैं, फाइबर हम कम देंगे, लेकिन विटामिन B12 क्या देते हैं, ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसका अब्जॉर्प्शन होता है। अगर जीआईटी की मैकेनिज्म याद करोगे तो आपको याद आएगा कि यहाँ पे आपका विटामिन B12 क्या होता है, अब्जॉर्ब, और अगर इसको काट दिया तो विटामिन B12 को अब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं होगा, और कोई नहीं होगा तो हमें क्या देना पड़ेगा, सप्लीमेंटल देना पड़ेगा, हमें सप्लीमेंटल देना पड़ेगा। चलिए, दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ टुडे एग्जाम, दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ टुडे एग्जाम। हाँ ये लगभग आपके 75 टू 80 क्वेश्चंस थे आज के एग्जाम में, लगभग 20-25 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें नहीं मिल पाए। हाँ तो बड़ा ही इजी पेपर, है ना, इजी बोल सकते हो, लेकिन हाँ ट्रिकी पेपर था, इतना भी इजी नहीं था। एवरेज अगर मैं बात करूं तो आपके एवरेज कम से कम 25 क्वेश्चंस ऐसे थे जो अलग थे, जिनमें कॉन्सेप्ट था। हाँ स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट विद, हाँ वो गलत वाले लोगों ने बताए नहीं, है ना। हाँ जी हाँ, इसके अलावा था चिकनगुनिया इज बैक्टीरियल वायरल। हाँ कुछ क्वेश्चन थे जो आपको याद आ रहे हो वो आप शेयर कर सकते हो, कि चिकनगुनिया क्या था, है ना। हम कहते हैं कि चिकनगुनिया क्या था, और चिकनगुनिया में हम कहते हैं दिस इज द वायरल, दिस इज द बैक्टीरियल। इसके अलावा था एक ऑप्शन आपका, दिस इज द प्रोटोजोअल, दिस इज द प्रोटोजोअल, है ना, बैक्टीरियल, वायरल एंड ए प्रोटोजोअल। तो हम कहेंगे कि ये क्या था, आपका वायरल था, चिकनगुनिया इज द वायरल। हाँ चिकनगुनिया इज द वायरल। चलिए इसके अलावा बताइए और कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं।
मिस्त्रा जी हम्म, अच्छा। हाँ, इसके अलावा था इन्फेक्शन में स्टीरॉयड इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे, कि एक पर्सन स्टीरॉयड थेरेपी पे है और स्टीरॉयड थेरेपी पे अगर है तो स्टीरॉयड की डोज सेम रखी जाती है, स्टीरॉयड की डोज में कोई चेंजेज नहीं करते हैं, है ना। स्टीरॉयड की डोजेज में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। हम कहते हैं अगर किसी पर्सन को कोर्टिकोस्टेरॉइड चल रहा है और कोर्टिकोस्टेरॉइड के कारण टीबी हो गई, है ना, हम कहते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड चलेगा तो पेशेंट का इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी होंगे। अगर पेशेंट को टीबी हो गई तो 9 मंथ तक उसकी डोज क्या रखी जाती है, सेम रखी जाती है। हाँ, चलिए चलिए ओके, थैंक यू। ये थे आज के आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। और हाँ, ओबेसिटी इंडेक्स पे भी था कि ओबेसिटी की वर्ल्ड वाइड ग्लोबली कौन सी इंडेक्स काम में ली जाती है, ग्लोबली कौन सी इंडेक्स काम में ली जाती है। हाँ, बीएमआई मैं देख लिया, दिस इज द बीएमआई, दिस इज द बीएमआई। हाँ, इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि एक पेशेंट को क्या हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ है, एक पर्सन को क्या हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ है, और इसके अंदर आपका जो पल्मोनरी इडिमा हो रहा है, या मैं कहूं कि इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिम्टम आ रहे हैं वो किस मैकेनिज्म के कारण आ रहे हैं या किस कारण से आ रहे हैं। तो हम वहां पे ऑप्शन था एक है कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर एम्बोलस बनने से, एक ऑप्शन था कि पल्मोनरी कैपिलरीज में फ्लूइड फिल होने से, है ना, पल्मोनरी एरिया में फ्लूइड फिल होने से, एलियोलाई में फ्लूइड बढ़ने से। यहां पे हम कहते हैं कि अगर आपके दिस इज द पल्मोनरी कैपिलरी, दिस इज द पल्मोनरी कैपिलरी, 1 मिनट, दिस इज द एलियोलाई, एंड एलियोलाई के नीचे मैंने कहा दिस इज द पल्मोनरी कैपिलरी। पल्मोनरी कैपिलरी जो होती है, दिस इज आगे जाके ये क्या बनाएगी, पल्मोनरी वेन बनाएगी, और पल्मोनरी वेन जो होगी वो आगे जाके किससे जुड़ेगी, आपके पल्मोनरी वेन जो होगी वो जुड़ेगी आपके लेफ्ट एट्रियम से। किससे जुड़ेगी, लेफ्ट एट्रियम से। मैं कहूं दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, है ना, तो लेफ्ट एट्रियम से जुड़ेगी। और लेफ्ट एट्रियम की अगर यहां पे सिंपल पूछा गया था कि किसी पर्सन में अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल हो गया, इट मींस लेफ्ट साइड प्रॉपर्ली पंप नहीं कर रहा, और प्रॉपर्ली पंप अगर नहीं कर रहा इट मींस आपका पल्मोनरी वेन में प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर हमेशा कौन सा बढ़ता है, दिस इज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, दिस इज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगता है फ्लूइड को बाहर भेजने के लिए, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो फ्लूइड वेसल से बाहर निकल के जाएगा, इंट्रा सेलुलर, ये सॉरी इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा। और इंटरस्टिशियल स्पेस की अगर बात करूं तो इस पल्मोनरी कैपिलरी से फ्लूइड निकल के लंग्स के बाकी एरिया में भी जाएगा, इट मींस दिस इज द इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ लंग, एंड दिस इज द एलियोलाई, तो फ्लूइड आपका एलियोलाई में भी जाएगा। इस कारण से हमें यहाँ पे सिम्टम देखने को मिलेंगे। पल्मोनरी आर्टरी का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर तब बढ़ता है जब पर्सन को क्या हो, कोई लंग्स की डिजीज हो, सच एज सीओपीडी, एआरडीएस, न्यूमोनिया, इन कंडीशन में पल्मोनरी आर्टरी का इंक्रीज होता है। अदरवाइज आपको क्या देखने को मिलता है, अगर हार्ट की दिक्कत है तो आपको पल्मोनरी वेन का प्रेशर देखने को मिलेगा, पल्मोनरी वेन का बढ़ा हुआ प्रेशर देखने को मिलेगा। हाँ हाँ, एक बेबी को प्रोटोजोअल डिजीज थी, तो वो क्या था, टोक्सोप्लाज्मोसिस। हाँ भावना, वो क्या था, टोक्सोप्लाज्मोसिस। और टोक्सोप्लाज्मोसिस किसके कारण होता है, मीट के कारण होता है। अनकुक्ड मीट आपका क्या कोज करता है, टोक्सोप्लाज्मोसिस कोज करता है। और टोक्सोप्लाज्मोसिस अगर अनकुक्ड मीट करता है तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिला था कि हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको कुक करेंगे। चलिए, हाँ वही क्वेश्चंस ने टोक्सोप्लाज्मोसिस का जो था वहां पे हमने क्या कहा था कि आप क्या करोगे, मीट को अच्छे से कुक करोगे। वहां एक ऑप्शन था कि उससे क्या करोगे, उसको अवॉइड करोगे, उसके साथ है अपन कह सकते हैं कांटेक्ट अवॉइड करोगे। एक ऑप्शन कांटेक्ट अवॉइड था, एक ऑप्शन था कि मीट को कुक्ड करोगे।
और दो ऑप्शन थे आपके वैक्सीनेशन से रिलेटेड कि अगली बार जब आओ तो वैक्सीनेशन करवा लेना, तो वैक्सीनेशन का कोई रोल नहीं रहेगा। चलिए, स्टोमा विद अप्लियंस डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था। दिस इज द 1/8, दिस इज द 1/8 इंच, है ना, जो डिस्टेंस थी वो क्या होगी, 1/8 होगी। हाँ, ये बात हो चुकी दिनेश, दिस इज द ब्लीडिंग। चलिए, आज के लिए इतना ही, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर CRE, है ना, पेपर इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं आता है, बहुत सी पोस्टें हैं। हाँ, यस, पोर्क को क्या करेंगे, कुक करेंगे राम निवासी। वेरी गुड। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। कर दो यार।